सो डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक जो है वो है हमारा क्लास 9th का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जिसमें हमें पढ़ना है आज हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एन लीनियर इक्वेशन। दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, तो आपको ये ज़रूर आना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास में यहाँ पे एक इक्वेशन जो है आपकी बुक की ही मैंने इसको कंसिडर किया है, x प्लस वाई इक्वल टू 4। नाउ मेरे पास x का कोफिशिएंट 1 है एंड द कोफिशिएंट ऑफ y इज ऑल्सो 1, तो आई कैन राइट माई इक्वेशन इन टू डिफरेंट वेज। इन द फर्स्ट वे मैंने इसको y इक्वल टू 4 माइनस x लिखा है, बट इफ यू विल शिफ्ट y to the another side, तो x equal to 4 minus y. Both the equation are correct. आप दोनों में से कोई भी equation choose कर सकते हैं. So in the present equation, x की value put कीजिए and then solve the right hand side, so you will give the value of y. So I have taken x equal to 0. On substituting the value of 0 to the equation, तो ये मेरे पास आएगा 4 minus 0 equal to 4. Similarly, I will substitute some other values of x. On putting that value of x, we have some different values of y. So for the graph, it is necessary condition to find out at least 3 solutions. Why is there any need to find out 3 solution? Because 2 पॉइंट अगर मैं ग्राफ में ड्रॉ करती हूँ anywhere, ठीक है, if I have to join 2 points, then the line is always straight. But the third point will decide whether the line is your straight or not. For example, मेरा third point ये रहा, तो if I continue the line, तो you will observe that कि line is not a straight. बट अगर मेरा थर्ड पॉइंट ऐसे है, आप कहोगे यस मैम, द लाइन इज स्ट्रेट। आफ्टर फाइंडिंग आउट द सॉल्यूशन, इट्स बेटर टू राइट द सॉल्यूशन इन अ टेबल फॉर्म। ये जो आपको टेबल है, ये बहुत हेल्प करती है कि पहले इस टेबल में लिखिए, इस टेबल से आप सॉल्यूशन बनाइए, तो बार बार आपको सॉल्यूशन में देखना नहीं पड़ेगा x की वैल्यू कौन सी है, y की वैल्यू कौन सी है। सिंपली आपको पता है मुझे 0,4 को ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। So we have the solutions. So let's take a graph paper. On a graph paper, you have to mark the points positive, positive and negative, right? Then 0, 4, 1, 3 and 2, 2 point, ये सारे अपने ग्राफ में प्लॉट करने हैं। ग्राफ की प्लॉटिंग वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन चैप्टर 3, वहाँ पे हमने इसको कंप्लीट किया हुआ है कि 1, 3 अगर मेरे पास में आया यहाँ पे, इसका मतलब ये हुआ 3 is positive, then I will go to the right direction. Again, sorry, 1 is positive, तो ये x एक्सिस में मुझे राइट में चलना है। 3 जो है वो y के लिए है, पॉजिटिव है, तो मुझे अपवर्ड में चलना है। तो देखिए 0 से स्टार्ट किया, 1 पे पहुंचे, 1 के बाद हम 3 पे पहुंचे। ऐसे ही आपको सारे पॉइंट्स प्लॉट करने हैं एंड एट लास्ट join all the points with the scale or ruler, so you will observe that the line of the graph is straight. In question number 2, give the equation of two lines passing through 2, 4. आपको दो इक्वेशन ऐसी बतानी है जो 2, 14 से होकर के पास हो रही है, राइट? तो मेरे पास, अच्छा, as we know that कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन कैन पास थ्रू अ पॉइंट, ये पॉइंट या कोई कहीं भी हो सकता है ग्राफ में। मुझे पता है एक पॉइंट से आपकी इनफाइनाइट लाइंस जो है वो ड्रॉ की जा सकती है। ये लीजिए, इसका मतलब बहुत सारी लाइनें होंगी, आंसर कोई भी हो सकता है। आई हैव टेकन 2 लाइन्स।
अब आप कहोगे मैम पता कैसे चला कि ये लाइन जो है वो हमारी सही है? For that, you have to put x equal to 2 and y equal to 14 in the equations. After putting the value and solving the equations, left hand side should be equal to the right hand side. अगर ऐसा आता है तो it means आपने जो equation बनाई है that is correct. अब क्वेश्चन ये आता है कि इसमें से कितनी लाइंस पास हो सकती है, तो अगेन द रीजन इज द सेम, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन कैन बी पास थ्रू दिस पॉइंट. Question number 3. If the point 3, 4 lies on the graph of the equation, तो as you see that कि जो मेरे पास equation है उसमें x and y दो वैल्यूज है और a जो है वो भी वैल्यू है लेकिन वो अननोन वेरिएबल है. तो x की जगह मुझे पुट करना है आपका 3 एंड y की जगह पुट करना है 4. आप सब सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू मेरी कुछ इक्वेशन ऐसी आएगी. इन दिस इक्वेशन all the in this equation we have all the numbers except a. So it means we can simply find out the value of a by just shifting one number to the another ट्रांसपोजिशन मेथड के थ्रू यूज करके. तो एट लास्ट आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी 5/3. आपको यही करना है. कभी भी कोई पॉइंट आपको गिवन है और कोई अननोन वेरिएबल की वैल्यू पूछी, सिंपली जस्ट सब्स्टिट्यूट दोस पॉइंट इन दैट इक्वेशन. उसमें आप पुट कर दीजिए x एंड y की जगह. जो अननोन वेरिएबल है वो वैल्यू सॉल्व करके अपने आप आ जाता है. क्वेश्चन नंबर 4 बहुत अच्छा क्वेश्चन है. यहाँ पे एक टैक्सी है, उसका फेयर आपको यहाँ पे बताया हुआ है इन्होंने. पर फेयर जो है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन 2 पार्ट. जो फर्स्ट किलोमीटर है उसका आपका 8 रुपीज लगता है और जो उसके आगे आपके किलोमीटर चलेंगे वो आपका रुपीज y है. तो लेट्स हैव अ रोड. मेरे पास टोटल डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये मेंशन है टोटल डिस्टेंस x किलोमीटर है. मैंने अज्यूम कर लिया कि मेरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है दैट इज योर x. तो फर्स्ट किलोमीटर बोल रही, तो मेरी गाड़ी फर्स्ट किलोमीटर चलती है तो ये मेरा 1 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल हो चुका है. देन बात ये आती है कि डिस्टेंस जो भी मुझे ट्रैवल करना है वो कितना बचा हुआ है. फॉर एग्जाम्पल आपका टोटल डिस्टेंस 10 किलोमीटर है एंड यू हैव ट्रेवल 1 किलोमीटर. अब आपका रिमेनिंग ये कितना हो गया, राइट? आप क्या करेंगे, इसमें से 10 में से 1 को माइनस कर देंगे और आप आंसर मुझे बताएंगे मैम 9 किलोमीटर इज लेफ्ट, राइट? तो अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट सिनेरियो हमारा जो टोटल डिस्टेंस है दैट इज x. तो ये आ जाएगा आपके पास x माइनस 1. क्लियर है इतनी बात? तो जो भी है आपका रियल लाइफ के प्रॉब्लम्स के साथ आप जर्नल इक्वेशन बनाएंगे तो दैट वुड बी मच बेटर. नाउ अब बात आती है हाउ टू कैलकुलेट द फेयर. आपको ये गिवन है इन द क्वेश्चन कि द टोटल फेयर इज y. टोटल का मतलब इन 2 पार्ट्स. जैसे फर्स्ट किलोमीटर का रुपीज हो गया मेरे पास 8 रुपीज, मैंने उसको दिया आफ्टर मल्टीप्लीकेशन विथ 1. नेक्स्ट है कि x किलोमीटर x माइनस 1 रिमेनिंग है उसको मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगी आपका, तो वो मेरा रिमेनिंग जो आपके किलोमीटर्स है उसका डिस्टेंस निकल आएगा और ये दोनों ऐड होकर के इक्वल टू y हो जाएगा क्योंकि मैंने इतना पैसा उसको दे दिया. आप इसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे, ठीक है? और सॉल्व करने के बाद आपके पास ये फाइनल इक्वेशन ऐसी आएगी 5x माइनस y प्लस 3 इक्वल टू 0.
नाउ आफ्टर फाइंडिंग द इक्वेशन, मेरे पास ये इक्वेशन आ गई, तो जो हमारी फाइनल इक्वेशन थी, इफ यू रिमेम्बर दैट, वो कुछ ऐसी थी, 5x minus y plus 3 equal to 0. So for finding out the solution, मुझे either x and y किसी को shift करना है. तो if I observe that कि जो y है उसका कोफिशिएंट 1 है, तो सिंपली आई शिफ्ट माइनस वाई टू द अदर साइड, ये हो जाएगी आपके पास प्लस वाई. तो व्हाट विल लेफ्ट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, 5x प्लस 3. तो ये मेरी इक्वेशन बन गई. तो विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन मुझे यहाँ पे सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं. यू कैन टेक डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, इट्स अप टू यू, राइट. ये आपके ऊपर है कि आप उसे कैसे सॉल्व कर रहे हैं. अब नाउ टेकन ग्राफ पेपर, एंड ग्राफ पेपर यू हैव टू मार्क आपके पॉइंट्स, पॉजिटिव, नेगेटिव ऑन द वाई एक्सिस, अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव. नाउ प्लॉट द पॉइंट्स, जो जो पॉइंट्स मेरे पे निकले हैं, I will plot all the points on the graph paper, then join with a straight line. So this is the graph of the question number 4. Your solution can be different from mine one. ऐसा नहीं है कि जो मैंने निकाले हैं वही आपके solution होने चाहिए. For linear equation we have infinite number of solution, but take care of that कि the solution should be whole numbers, not in fraction like that 5 by 3 or 3 by 5, not. Okay, it's difficult to represent all those solution in a graph paper. Question number 6. Work done by a body on the application of a constant force is directly proportional to the distance traveled by the body. It's simple. ये एक लॉजिक है बच्चा. हम जितनी ताकत लगा के काम करेंगे कोई भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए, उतना ही ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका ट्रैवल करेगा. ठीक है. तो विद द हेल्प ऑफ दिस आई हैव रिटन एन इक्वेशन. अब इक्वेशन कैसे लिखिए एक बार देख लीजिए आप यहाँ पे. वर्क डन, कांस्टेंट फोर्स वर्क डन हो गया मेरे पास में, उसको मैंने W से रिप्रेजेंट किया है. ये रहा मेरा. इसकी जगह हमेशा इक्वल टू का साइन होता है. ओके. ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसका सिंबल कुछ ऐसा होता है. तो इसको अगर मैं ऐसे लिखूं, वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस. डिस्टेंस को मैंने S से रिप्रेजेंट किया है. तो व्हेन आई रिमूव दिस प्रोपोर्शनल साइन, यहाँ पे इक्वल टू आता है और एक कांस्टेंट नंबर आता है. उस कांस्टेंट की जगह मैंने आपका F ले लिया. ये नहीं बदलेगा, ये आपका ऐसे ही रहेगा. इफ यू ऑब्जर्व दैट, आगे आपको लिखा है ये कांस्टेंट फोर्स कितने की है, आपका जो है 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है. मैंने वर्क डन को x से रिप्रेजेंट किया है, डिस्टेंस को y से रिप्रेजेंट किया है. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये आपका 5 है यहाँ पे, ये देखिए. तो जो फाइनल इक्वेशन बनेगी y इक्वल टू 5x है आपके पास. सिंपल, substitute the value of x and find out the value of y. मैंने यहाँ पे डेसिमल वैल्यूज भी ली है ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए. 0.5 तक हम वैल्यू ले सकते हैं क्योंकि 0.5 मुझे पता है वो आधे में लाई करता है, हाफ में हाफ डिस्टेंस होता है, तो आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. राइट, वी हैव सम वैल्यूज. मैंने यहाँ 4 वैल्यूज ली आपकी, ये मेरी वैल्यूज है. देन नेक्स्ट स्टेप वही है, आपको ग्राफ पेपर ड्रॉ करना है. सारे पॉइंट्स जो हैं वो आपको उस पर रिफ्लेक्ट करने हैं. आफ्टर रिफ्लेक्टिंग द पॉइंट्स, जॉइन विद द हेल्प ऑफ स्केल. नाउ कुछ क्वेश्चंस वहां पूछे हैं उसने कि अगर डिस्टेंस ट्रेवल मेरा 2 होगा तो वर्क डन कितना होगा. सिंपल, मैं 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी, मेरा आंसर आ जाएगा 10 यूनिट्स. ऐसे ही उसने पूछा है अगर डिस्टेंस ट्रैवल 0 है, मतलब
कोई डिस्टेंस ट्रैवल, कोई चीज अपनी जगह से हिली ही नहीं, तो इसका मतलब आपने उसके ऊपर ताकत नहीं लगाई, वो आपकी फोर्स वहां पे यूजफुल नहीं रही, तो वर्क डन भी आपका 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे दो स्टूडेंट्स हैं क्लास 9th के, बोथ हैव कंट्रीब्यूटेड टुगेदर, ठीक है, 100 जो है उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। तो अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन यहाँ पे मेंशन है कि दोनों के कंट्रीब्यूशन को आप x और y एज्यूम कर लीजिए। तो यहाँ पे दोनों के कंट्रीब्यूशन को जब हम ऐड करेंगे आपका 100 हो जाएगा। अगेन यू हैव इन चॉइस, यू कैन राइट योर इक्वेशन आइदर इन y और इन x, आपकी विश है यहाँ पे आप किस में लिखना चाहते हो, बट सॉल्यूशन दोनों के एक ही आते हैं। तो आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग सम वैल्यूज, मेरे पास ये कुछ टेबल है यहाँ पे। ओके, अब बच्चा देखिए मेरे पास यहाँ जो टर्म है वो 100 है, राइट। तो कोशिश आपने ये करनी, अब यहाँ पे 1 2 3 नहीं चलेगा, 1 2 3 तो आप ग्राफ में रिप्रेजेंट करना आपको बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपके पास 1 यूनिट भी और 100 यूनिट भी है, तो कोशिश करेंगे अब यहाँ पे हम 10 के मल्टीपल्स हमें यूज करने हैं, सो दैट हमारा जो ग्राफ है उसका स्केल थोड़ा सा छोटा हो जाए। तो यहाँ पे जो ग्राफ है, यहाँ पे भी आप स्केलिंग जो लेंगे ना वो आप 50-50 में भी ले सकते हो, पर स्केलिंग आपने ध्यान रखना है। जैसे ये 50 हो गया, देन आपका ये 100 हो गया, मैंने यहाँ पे स्केलिंग ही सारी 50 में ले ली है, सो दैट आई कैन ड्रॉ माई ग्राफ वेरी इजीली ऑन अ शॉर्ट स्केलिंग, राइट। तो इस तरीके से आपका कुछ ग्राफ आएगा। नाउ इट्स अ क्वेश्चन ऑन अ टेम्परेचर, राइट। तो टेम्परेचर बच्चा जो है वो दो टाइप से मेजर होता है, फॉरेनहाइट एंड सेल्सियस, राइट। तो यूएसए एंड कनाडा में आपका जो टेम्परेचर है वो यूज होता है एज अ फॉरेनहाइट, बट इंडिया मोस्टली वी आर यूजिंग इट इन सेल्सियस। डजंट मैटर आप किस में मेजर कर रहे हो, वी हैव अ रिलेशन, हमारे पास यहाँ एक रिलेशन है जो फॉरेनहाइट और सेल्सियस के टेम्परेचर को इजीली कन्वर्ट कर सकता है। सबसे पहला काम आपको इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, तो सिंपली यू हैव टू टेक वैल्यूज, बट बी केयरफुल व्हाइल यू आर टेकिंग वैल्यूज। आप देखोगे कि यहाँ पे जो मेरा डिनोमिनेटर है दैट इज 5, तो इट्स बेटर टू टेक द मल्टीपल ऑफ 5, जैसे 0 10 -10 -5, तो उससे क्या होगा आपका आंसर जो है वो बहुत इजीली निकल आएगा। आपको सोचना नहीं पड़ेगा मेरा आंसर पॉइंट में आ रहा है या किस में आ रहा है, ठीक है। तो ये मेरे पास कुछ सॉल्यूशंस हैं। मैं सॉल्यूशन निकालने के बाद हमेशा उनको एक टेबल में ज़रूर आपकी वैल्यूज़ को लिख लेती हूँ, सो दैट कि जब मैं ग्राफ उसका प्लॉट करूँ तो मुझे कंफ्यूजन ना हो और मुझे बार बार सॉल्यूशन देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो विद द हेल्प ऑफ द ग्राफ, विद द हेल्प ऑफ सॉल्यूशन आप इसे ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो आपका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। नाउ वी हैव सम क्वेश्चंस। अगर 30 डिग्री सेल्सियस है आपके पास तो फॉरेनहाइट में उसका टेम्परेचर क्या होगा। सिंपली ये जो C है यहाँ पे मुझे 30 वैल्यू पुट करनी है, तो 5 से जब मैंने इसको कैंसिल किया आपका 30 को, तो ये कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 6, देन 6 और 5 की मल्टीप्लीकेशन किया 54, 54 में 32 ऐड किया 86, आंसर। अब इसका रिवर्स है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको फॉरेनहाइट में टेम्परेचर दिया हुआ है और सेल्सियस में बताना है। सिंपल आप इस इक्वेशन को मॉडिफाई भी कर सकते हैं, 32 को मैंने वहां पे शिफ्ट कर दिया तो ये माइनस का हो गया, 9/5 को मैंने शिफ्ट किया तो ये 5/9 हो गया। अब आप इसमें अपनी वैल्यू पुट कर लीजिए और सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 35। अब यहाँ दो केस है बेटा, इन क्वेश्चन नंबर 4 एक बार सेल्सियस 0 है तो फॉरेनहाइट कितना होगा, ठीक है, तो फॉरेनहाइट में टेम्परेचर 32 आएगा। इन अदर केस अगर मेरे पास फॉरेनहाइट 0 है तो सेल्सियस कितना होगा,
ये दोनों आपके क्वेश्चन अलग अलग हैं। जस्ट मैंने दोनों की जगह वैल्यू 0 पुट कर दिया और उसे सॉल्व कर दिया। फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जो न्यूमेरिकली फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस दोनों में ही इक्वल है? अगर है तो फाइंड आउट करिए। ओके, इक्वल है ना दोनों का टेम्परेचर, तो वी विल एज्यूम दैट कि C और F वो दोनों हमारे इक्वल हो गए। तो इस इक्वेशन में बेटा आपकी विश है या तो आप यू कैन रिप्लेस C बाय F और F बाय C। मैंने यहाँ पे C को F से रिप्लेस कर दिया है। अब मैं इसे जर्नली इक्वेशन की तरह सॉल्व कर रही हूँ। आफ्टर सॉल्विंग व्हाट आई गॉट, F की वैल्यू -40 आ गई है। अगर F की -40 इसका मतलब C की वैल्यू भी -40 है। तो -40 एक ऐसा टेम्परेचर है जो न्यूमेरिकली दोनों में इक्वल रहता है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर एक्सरसाइज 4.3 और चैप्टर 3।